हेलो एवरीवन। विज्ञान के पेपर में और आगे बढ़ते हुए हम आज आपको बता रहे हैं मैग्नेट के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिससे आपको पूरे पेपर में 25 नंबर के क्वेश्चन में कोई समस्या न हो। हमने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक के बारे में पूरी बात बताई, आप देखे होंगे, तो आपको कहीं भी इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। चुंबक में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज आपको पढ़नी है चुंबकीय रेखाएं। इसकी डिफिनीशन हमको आनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उस स्थान पर कह सकते हैं, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय रेखाएं चुंबक में होती हैं, जैसे कि ये हम आपको बता देते हैं। ये आपका एक पोल है नॉर्थ। चुंबक सदैव दो पोल में होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जैसे आवेश में धन आवेश ऋण आवेश होता है, उसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इसमें जहाँ पर आपका प्रबल चुंबकत्व होगा वहाँ पर बल रेखाएं आपकी प्रबल होंगी, घनी होंगी, और जहाँ कम होगा वहाँ दूर होंगी। नंबर एक बात। दूसरी बात है, ये नॉर्थ से निकल के ये साउथ में जाएंगी और अंदर ही अंदर फिर नॉर्थ में आ जाती हैं, इसलिए बंद वक्र बनाती हैं। ये चुंबकीय रेखाओं गुण हम बता रहे हैं। जहाँ पे आपका चुंबकत्व अधिक होगा वहाँ घनी होंगी, जहाँ पर विरल होगा वहाँ पे कम चुंबकत्व का गुण होगा। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी और बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते हैं। वैसे चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि काटेंगे तो कटान वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की भिन्न भिन्न दिशा को प्रदर्शन करती हैं, जो कि असंभव है। एक समान समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं समदूरस्थ एवं समांतर होती हैं। इतनी बात हमको सीखनी है किसमें? चुंबकीय रेखाओं में। सामान्य सी बात है। फिर इसके बाद बात आती है हमारी चुंबकीय रेखाएं। हमने बताया आपको चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र के सीखने से पहले हम सीखेंगे धारावाही चालक पर बल। इंपॉर्टेंट चीज है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जहाँ चुंबक का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मगर आप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइएगा। इसके लिए धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। F बराबर I/B/L sin थीटा। ये आप एकदम रट लीजिए। F चुंबकीय बल है धारावाही चालक पे लगने वाला, I चालक में बहने वाली धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, L धारावाही चालक की लंबाई है, थीटा धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण है। समझ लीजिए इसमें थीटा I हमने बताया, लिखने की जरूरत आप समझ सकते हैं। धारावाही चालक में बहने वाली धारा, क्लियर। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L धारावाही चालक की लंबाई, थीटा हम लिखकर बता देते हैं धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण। धारावाही चालक पे लगने वाला बल, हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए।
एफ है आई चालक में बहने वाली धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, एल चालक की लंबाई है, थीटा धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण है। इसमें अगर हम ध्यान दें, अगर थीटा हमारा जो है 90 डिग्री हो जाए तो एफ हमारा मैक्सिमम मिलता है आई बी एल। अधिकतम मान कब प्राप्त होता है? जब थीटा 90 हो। न्यूनतम कब मिलता है? जब थीटा हमारा क्या हो? 0 डिग्री हो। जब चालक क्षेत्र के समांतर हो, चालक या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। समांतर में भी आपका 0 होगा, बात वही हुई, 0 डिग्री कोण बनता है। और जब धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है तब भी 0 डिग्री कोण बनेगा। तो इसमें न्यूनतम होगा, इसमें अधिकतम होगा। अगर बाकी कोण होंगे तो कैलकुलेट करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरी बात आई चुंबकीय क्षेत्र की, तो इससे हम देख रहे हैं, अब देखिएगा बी, अगर लंबवत हम थीटा ले लें, थीटा बराबर एफ मैक्सिमम हमारा आई बी एल बनता है। इससे बी बराबर हमारा मिलता है एफ बटे आई एल। कब? जब थीटा 90 डिग्री हो। अब देखिए, इसी से पहली चीज तो मात्रक हमारा क्या बनता है, याद कर लें, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए सब चीजें। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, हमने सूत्र केवल याद किया, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। इसी से सब चीज परिभाषा भी हो जाएगी बी की। इसी से बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहते हैं, या इसको हम टेस्ला कहते हैं, या आगे चल के पढ़ेंगे इसे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये भी मात्रक होता है इसका। टेस्ला भी कह सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस या गॉस कहते हैं, जो कि 10⁻⁴ टेस्ला होता है। मतलब छोटा मात्रक है सीजीएस पद्धति का। मतलब ये हमको दिमाग में इसलिए रखना है, ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि कितना होता है। गॉस भी आपका मात्रक है किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, बी का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है, टेस्ला भी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी। अभी चुंबकीय फ्लक्स जब बताएंगे तो आपको उससे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक निकलेगा। सब इक्वल है, केवल गॉस अलग है, क्योंकि सीजीएस पद्धति का है, जो कि 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अब बी की परिभाषा की बात करें, अगर हमें देनी है, मान लिया आ गया बी किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी धारावाही चालक है, कितनी लंबाई का, एकांग लंबाई का हो, धारा कितनी बहे, 1 एम्पीयर बहे, चुंबकीय क्षेत्र में रखा कैसे हो, लंबवत रखा हो, और लगने वाला बल ही बी कहलाएगा। तो कह सकते हैं इसको भाषा में किस तरह से, अगर बनाना चाहें, एफ बटे आई इंटू एल, एक कर लिया, थीटा 90, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित एकांक लंबाई के धारावाही चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? फिर दोबारा बता देते हैं, एकांक लंबाई का चालक हो, कहाँ पे स्थित? लंबवत है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक में लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। मात्रक आपके क्लियर हो गए। न्यूमेरिकल में इसका हम प्रयोग करेंगे। बल्कि अगर हमको जो है दिशा ज्ञात करनी है तो हम इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अभी आगे इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये रहा आपका धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसी समय हम चुंबकीय फ्लक्स भी ले लेते हैं। फाई बराबर बी ए कास थीटा। इससे जब बी बनता है फाई बाई ए मैक्सिमम में, तब मात्रक बनता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो बात हमने की। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि हमने मात्रक के लिए बताया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसका मात्रक क्या है?
वेबर। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। थीटा विशेष होता है, आपके उसमें विशेष डिटेल में नहीं है, परंतु तल पर खींचे गए लंब तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण होता है। लंब, अगर तल से कोण दिया है तो न्यूमेरिकल में थीटा 90 में घटा के लिखेंगे। अगर डायरेक्ट लंब से कोण दिया है तो घटाने की जरूरत नहीं, प्रायः तल से ही कोण दिया होता है, इसलिए 90 घटा के हम थीटा लिखते हैं, क्योंकि तल पर खींचे गए अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण यहाँ पर थीटा है। थीटा यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही रखता है। मात्रक इससे क्या बनता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कास थीटा हमने जनरली इसीलिए लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं फिर बढ़ते हुए प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी की बात करते हैं। एसी और डीसी की बात करते हैं। एसी डीसी सीधी रेखा में चलती है, जैसे आपकी बैटरी वगैरह है उससे जो विद्युत धारा मिलती है आपकी डीसी है, डायरेक्ट करंट है। एसी आपकी तरंग रूप में चलती है। कैसी चलती है, ऐसे चलती है, इस तरह से। ये आपका जैसे t/2 समय हुआ तो ये हमारा t हो गया, ये अधिकतम आयाम हो गए। एक चक्कर पूरा करने का समय आवर्तकाल है और 1 सेकेंड में जितने चक्कर करता है वो आवृत्ति है एसी की। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये तरंग रूप में चलती है। अपने यहाँ इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका तो 1 सेकेंड में ये 100 बार जीरो होती है। कितनी, 50 का मतलब क्या हो गया, 100 बार जीरो में पहुंचती है। तो ये तरंग रूप अधिकतम न्यूनतम शून्य पहुंचती रहती है, तो वो धारा हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और जो सीधी रेखा में समान सदैव बनी रहती है समय के साथ, वो हमारी डीसी है। एसी हमारे जैसे कि आजकल अल्टरनेटर जनरेटर जो चलते हैं वो सब एसी उत्पन्न करते हैं, वैद्युत जनित्र, और मोटर हमारी एसी से ही चलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में बस इतना ही हमको सीखना है कि प्रत्यावर्ती धारा हमारी तरंग रूप में चलती है। इसकी आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति इंडियन फ्रीक्वेंसी F बराबर 50 होती है। और आवृत्ति के बारे में और अगर बात करें तो चूंकि कोणीय चाल वगैरह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए F बराबर ω/2π बताने की जरूरत नहीं। एसी होती क्या है, ये तरंग रूप में चलती है। देखो हमने दिखाया है, एक चक्कर पूरा करने में समय लिया आवर्तकाल के बराबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात अगर करें, हम किसकी बात करें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में अगर पढ़ें तो हमें मालूम है किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, इसीलिए बताया हमने, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत चुंबकीय हमारा प्रेरण है। फैराडे ने नियम भी यही बताया है। पहला नियम फैराडे का हमारा क्या है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर कुंडली को बंद कर दें तो धारा बहती है, उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, पहले नियम में कहते हैं। दूसरे में कहते हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मीन्स E बराबर -ΔΦ/ΔT। अगर फेरे हो जाए तो N∆Φ/ΔT। दूसरे नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता कितना ये बताते हैं। पहले नियम में इतना बताते हैं, किसी कुंडली में या बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे ही हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं डेफिनेशन में। कहने मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब होता है, जब आपेक्षिक गति होती है कुंडली और चुंबक के बीच में, चाहे कोई भी गतिमान करे। अगर गति नहीं है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, मीन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। क्लियर। E बराबर N∅ΔΦ/ΔT प्रेरित विद्युत वाहक का फैराडे का दूसरा नियम है। पहले नियम में केवल इतना बताते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसी कुंडली में। दूसरे में बताते हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के
बराबर होता है। दोनों नियम आपके फैराडे के हो गए और प्रेरित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप सीख गए। इसके बाद बात आती है जनरेटर या मोटर की। तो हम जानते हैं कि मोटर हमारी क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मेन हमको जो सीखना है, मोटर हमारी क्या करती है, एसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जनरेटर या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंसी आपकी इसकी है। बाकी आपका बड़े उसमें आएगा तो आपको तैयार करना होगा। अब यहाँ पर हम बहुत जल्दी तैयार अभी नहीं करवा सकते हैं जनरेटर मोटर के बारे में। ह्यूमन आई, जनरेटर या मोटर, इन तीनों में से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, मगर हमने जो बताया उसमें आपको विकल्प में क्वेश्चन होगा, इसलिए हम चाहते हैं जहाँ तक संभव हो उस प्रश्न को न करके आप इस प्रश्न को करिए न्यूमेरिकल और थ्योरी। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें जनरेटर आएगा या तो मोटर आएगा या तो ह्यूमन आई आएगी, पर उसके स्थान पर अथवा करके आपके ये प्रश्न भी होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के, जिसमें कि आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ में होंगे। आपको प्रयास ये करना है कि वो करना है, हम बोर्ड के हिसाब से आपको क्लियर बता रहे हैं। तो इस तरह से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपकी बात हो गई। E बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी सूत्र आपका निकलता है। प्रत्यावर्ती धारा हमने बताई है कि तरंग रूप में चलती है, जिसकी इंडियन फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है। जनरेटर हमारा विद्युत मतलब यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर हमारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जनरेटर। डीसी हमारी सीधी रेखा में चलती है, इसलिए की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी हमारी तरंग रूप में चलती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी इंडियन कितनी है, 50 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आते हैं कि हमने बताया अभी आपको कि दाएं हाथ के, अभी हमने मोटर की बात बताई। मोटर के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि ये लगने वाले बल की दिशा या चालक की दिशा बताता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो हमारा जनरेटर के लिए यूज में आता है, क्योंकि धारा की दिशा बताता है। और एक नियम हमने लिखा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये चुंबकीय रेखाओं की दिशा बताता है, जो हमने रेखाओं की बात की। इसके सीख लीजिए, हम आपको ऐसे ही सिखा दे रहे हैं नियम। जैसे ये चालक है, इसको हमने जो है ऐसे पकड़ लिया, समझ रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे। तो ये अंगूठा अगर चालक की दिशा बता रहा है, मतलब धारा की दिशा बता रहा है, चालक की नहीं, धारा की दिशा बता रहा है, तो ये जो उंगलियां हैं जिनको हम चालक को पकड़ें, ये चुंबकीय रेखाओं की दिशा बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। इस तरह पकड़े हमने, तो अंगूठा किसको बताया, हमारा धारा की दिशा को। तो ये जो उंगलियां हमारी पकड़ की हैं, उंगलियों की जो दिशा है वो चुंबकीय रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, जिसे हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम अभी हमने बताया आपको कि दाएं हाथ के नियम के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर के लिए प्रयोग करते हैं। धारा की दिशा बताने के लिए बाएं हाथ का नियम हम चालक की दिशा या लगने वाले बल की दिशा के लिए प्रयोग करते हैं। दोनों को हम सिखा देते हैं आपको, समझिए। सबसे पहले आप सीखिए दाएं हाथ का नियम। देखो, हमने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को फैलाया है जो एक दूसरे के लंबवत हैं। ये बात ध्यान रखनी है, तीनों एक दूसरे के लंबवत। तो अंगूठा चालक की दिशा बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी हरदम, और मध्यमा धारा की, चाहे दायां हो चाहे बायां हो। केवल कहने के तरीके में अंतर होता है, क्योंकि अंगूठा किसको बताया, चालक की गति की दिशा या चालक पे लगने वाले बल की दिशा, और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। तो ऐसे हमने किया, ऐसे। ये दाएं हाथ का नियम हो गया, ये बाएं हाथ का। पहले दाएं हाथ का सीख लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बता रहे हैं, जो जनरेटर के लिए प्रयोग में आता है। तो यदि अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो मध्यमा धारा की दिशा बताएगी। इसमें धारा बाद में कहेंगे। इसमें यदि तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताए,
तो अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है, मीन्स चालक पे लगने वाले बल की दिशा बताता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। लगने वाले बल की दिशा, बाएं हाथ का नियम किसके लिए हमने बताया? मोटर के लिए। दाएं हाथ किसके लिए? जनरेटर के लिए। ये दोनों किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? फैराडे के नियम पे। जब हम कुंडली, चुंबक में कुंडली को घुमाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। दोनों स्थितियों में फ्लेमिंग के ये जो हमने फैराडे के नियम बताए हैं उन नियमों का प्रयोग होता है। उस सिद्धांत पे जनरेटर मोटर कार्य करते हैं। जनरेटर में धारा की दिशा जाननी होती, इसलिए उसके हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, दाएं हाथ के नियम का। और मोटर में हमें चालक की गति की दिशा बतानी होती है, चालक पे लगने वाले बल की दिशा, इसलिए हम इसमें जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। दोनों में अंगूठा चालक की गति की दिशा है या चालक पे लगने वाले बल की दिशा है, तर्जनी चुंबकीय छेद मध्यमा धारा की दिशा। कहने में इसमें अंगूठे को बाद में कहेंगे, इसमें मध्यमा को बाद में कहेंगे। क्लियर? ये दोनों नियम। और ये जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो हमने बताया है वो आपको बता ही दिया है कि इस तरह से हम पकड़ते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा बताए तो ये चुंबकीय छेद की दिशा बताएगी पकड़ने में। क्लियर? ये तीनों नियम में ही कोई भी नियम आपको आ जाए बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मैग्नेट के जितने सेंटर आइडिया थे, जो भी मुख्य चीज़ें थी वो हमने बताई। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। एक न्यूमेरिकल हमारा जो है यल बराबर, हमने प्रायः पूछा जाएगा न्यूमेरिकल की बात जो मैं कर रहा था अभी तक कि न्यूमेरिकल आपका पूछा जाएगा, आपको उसको करना है। तो प्रायः किसी धारावाही चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर दी है, जिसमें बहने वाली धारा 1 एम्पेयर है और चुंबकीय छेद की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर है, और चालक पहले छेद के लंबवत हो तो बताना है आपको, चुंबकीय छेद लगने वाले बल को समांतर हो तो बताना है, और चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाए तो आपको बताना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। इसमें हमने लिखा है यल बराबर लंबाई हमारी 1 मीटर है, पूरा प्रश्न नहीं लिखा है कि ऐसा चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, चुंबकीय छेद की तीव्रता में जहाँ पे रखा है चालक वो है 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, कुछ भी दे दें। अगर चालक क्षेत्र के लंबवत है, थीटा बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री फर्स्ट कंडीशन में, तो यह बराबर हो जाएगा I है 1, B है आपका 2, यल है 1 और साइन 90, तो आ जाएगा आपका 2 न्यूटन। सेकेंड नंबर में F बराबर जब आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सेकेंड नंबर में कितना कह रहा? थीटा बराबर 0 डिग्री, क्यों? समांतर है, तो F बराबर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 मान होता है, आप रख सकते हैं मान। और थर्ड कंडीशन में जब हम आते हैं तो इसमें हमारा बनता है F बराबर I, थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, तो I 1 है, L हमारा 1 है, B हमारा 2 है और cos साइन 60 दिया है। तो इस तरह से 2 गुणित √3/2 तो आ जाएगा √3 न्यूटन। √3 न्यूटन बराबर 1.732 न्यूटन। ऐसा ही चुंबकीय छेद की तीव्रता की परिभाषा कह के ऐसा सवाल नीचे दे सकते हैं, या कि कोई और चीज़ थ्योरी में पूछ करके सवाल दे सकते हैं। तो इस तरह के सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, या फैराडे के नियम से सूत्र पूछ सकते हैं, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, या फाई बराबर BA cos थीटा से पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका कोई भी थ्योरी और न्यूमेरिकल अगर अथवा करके दिया हो तो आप जनरेटर, मोटर और ह्यूमन आई के स्थान पर ऐसा ही प्रश्न करिएगा। हम समझते हैं कि आपके पूरे अंक आपको प्राप्त हों, इस हिसाब से हमने पूरी बात आपको बता दी। आप हमारे पिछले वीडियो देखते रहिएगा, जो हमने 2 लगातार वीडियो दिए हैं, इसीलिए सुविधा के लिए जल्दी हमने आपके लिए बनाए हैं, आप लोगों के लिए, बोर्ड परीक्षा के सभी बच्चों के लिए, जिससे कि फिजिक्स के 25 नंबर उनके किसी भी स्थिति में एक भी नंबर कटे नहीं, आपको पूरे 25 अंक प्राप्त हों। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं वो सब इसको देख करके फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।